नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस गुरुजी में। तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है, इसमें हम लोग बेसिकली जो डेली का जो करंट अफेयर है उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन में आने की संभावना है, उसी को लेकर डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको जो यहाँ पे समझना है कि अगर मान लो कि कोई करंट अफेयर के हम लोग टॉपिक उठाते हैं तो उसमें से मैं क्या करूँगा कि सारी जो सब्जेक्ट्स है, जैसे जियोग्राफी से कैसे लिंक हो सकता है या फिर अलग अलग सब्जेक्ट से लिंक होने, या फिर इसमें भी मैं कर सकता हूँ कि उससे संबंधित एक काफ़ी डेलिब्रेट एग्जाम्पल, जैसे अगर कोई क्वेश्चन का आंसर अगर इसमें मैं समझाता हूँ तो जो ऑप्शंस जो ऑप्शन होगा उसका आंसर विकल्प, उसके बारे में भी काफ़ी डिटेल में बताऊंगा आपको। साथ ही साथ जो ऑप्शंस नहीं होंगे उनके बारे में भी मैं डिटेल में बताऊंगा। इससे क्या होगा, कभी कभी ये बोला जाता है कि प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आती है कुछ आउट ऑफ सिलेबस नहीं आती है, जो भी आती है करंट अफेयर के टॉपिक से लिंक्ड जो है टॉपिक्स आती हैं सब्जेक्ट वाइज। तो ये आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि कौन कौन क्वेश्चन आएंगे, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हैज़ बीन पब्लिश्ड एज अ रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द सब्सिक्वेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये बोल सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा मैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करूँगा। देखिए इसका आंसर क्या होगा, आप यहाँ पे देखो, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो इसका इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन दिया है, साथ ही में यहाँ पे जो है हिंदी का जो है एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो अगर जब मैं बात करता हूँ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, राइट, तो इसके पहले मैं आपको थोड़ा बताता हूँ इसका आंसर। देखिए हाल ही में विश्व नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, क्या है जिसको बोल सकते हैं GII, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का जो है 13वां संस्करण जो है जारी किया गया है। तो अगर हम प्रमुख बिंदु की बात करें तो यहाँ सूचकांक किसी अर्थव्यवस्था के नवाचार प्रदर्शन को मापने हेतु एक प्रमुख संदर्भ है। तो GII को कॉर्नेल विश्वविद्यालय, याद रखना है कि इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, कॉर्नेल विश्वविद्यालय, राइट, जो कि इनसीड और संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी, राइट, जिसको विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसको हम बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है। तो बहुत सारे बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आती है कि आखिर इंसीड है क्या, राइट। देखिए अगर मैं इंसीड की बात करूँ ना, तो इंसीड एक बहुपरिसर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्कूल और अनुसंधान संस्थान है जो कि यूरोप, एशिया और मध्य पूर्व में जो है यानी मिडिल ईस्ट जिसको हम बोलते हैं उसमें इसकी परिसर है, वहाँ पे इनकी ब्रांचेज है। और इजराइल में एक अनुसंधान यानी इजराइल में जो है एक अनुसंधान यानी R&D जिसको हम बोल सकते हैं केंद्र है, सेंटर है इनका, राइट, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यह स्कूल एक पूर्णकालिक MBA प्रोग्राम यानी प्रबंधन में यानी मैनेजमेंट में एक PhD प्रोग्राम और जो है कई अन्य कार्यकारी शिक्षण प्रोग्राम पेश करता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि इसके डीन कौन है, लेयन मिहाउ है, राइट। तो इतनी इंपॉर्टेंट है ये, इसके बारे में डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि अगर मैं बात करता हूँ इंडिया का रैंकिंग, जो कि अलग अलग कैटेगरीज में कौन कौन से रैंक इंडिया को मिला है, तो मैं बताता हूँ। देखिए नॉलेज एंड टेक्नोलॉजिकल आउटपुट्स में इंडिया को 27 रैंक मिला है, राइट। वहीं पे अगर मैं बात करूं इंडिया को मार्केट सोफिस्टिकेशन यानी बाज़ार की जो प्रॉब्लम्स है, यानी इंडिया में किस तरीके की जो है अगर कोई मार्केट खुलता है, कोई अगर इंडस्ट्री खुलता है, इन्वेस्टमेंट होता है, किन किन सी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, या फिर इस तरीके की जो है प्रॉब्लम्स को यहाँ पे जो है इसको ध्यान में रखते हुए 31 रैंक दिया गया है। ये चीज़ ध्यान रखना है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में इसको 48 रैंक मिला। साथ ही साथ बिजनेस सोफिस्टिकेशन में 55 मिला, राइट। अब इसके बाद ध्यान देना है कि ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च में इसको 60 रैंक मिला। साथ ही साथ इंस्टीट्यूशन में इसको कितना मिला दोस्तों, 61 मिला। इसके साथ ही एक चीज़ और समझना है कि इंस्टीट्यूशन यानी संस्था के रूप में क्रिएटिव आउटपुट्स के रूप में इसे 64 मिला। ये चीज़ ध्यान देना है आपको। एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपको समझना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इसको 75 रैंक मिला। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि देशों की रैंकिंग कैसे की जाती है। देखिए वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 रैंकिंग अनुसंधान और विकास यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, निवेश तथा अंतर्राष्ट्रीय पैटेंट और ट्रेडमार्क आवेदनों जैसे पारंपरिक मापदंडों सहित 80 संकेतकों पर आधारित होती है। कितने पे होती है, 80 संकेतकों पर। तो भारत का प्रदर्शन क्या रहा है, तो इस वर्ष भारत ने 4 पायदान की छलांग लगाई है। कितनी, 4 पायदान, जो कि 48वें जो है बोल सकते हैं स्थान पर पहुंच गया है।
मध्य और दक्षिण एशियाई देशों में भारत इस सूचकांक में शीर्ष पर बना हुआ है दोस्तों। वर्ष 2019 में भारत इस सूचकांक में 52वें स्थान पर था, तथा वर्ष 2015 में, आई एम टॉकिंग अबाउट 2015 में, कौन सा स्थान था इसका? 21वां था। राइट। तो भारत विश्व में निम्न मध्यम आय वर्ग में, समझिएगा, तीसरी सर्वाधिक नवोन्मेष वाली अर्थव्यवस्था बन गई है। राइट। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि भारत आईसीटी यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं के निर्यात, सरकारी ऑनलाइन सेवाओं, विज्ञान और इंजीनियरिंग में स्नातक तथा अनुसंधान एवं विकास यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो कि गहन वैश्विक कंपनियों जैसे संकेतकों में शीर्ष 15 देशों में सम्मिलित है। लेकिन अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड आउटलुक में, राइट, वर्ल्ड आउटलुक यानी वैश्विक परिदृश्य क्या है? देखिए, वैश्विक स्तर पर रैंकिंग में शीर्ष स्तर पर स्थिरता बनी हुई है, लेकिन नवाचार का केंद्र पूरब की देशों की तरफ बढ़ता जा रहा है या नजर आ रहा है, हम ये बोल सकते हैं। तो भारत, चीन, फिलीपींस, वियतनाम जैसे जो देश हैं नवाचार के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। राइट। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे मेंशन भी किया गया है। लेकिन शीर्ष 5 देश कौन कौन से? देखिए, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, ब्रिटेन और नीदरलैंड। राइट। इसमें ज़्यादातर आपको कौन सी कंट्रीज मिलेगी? नॉर्डिक या फिर हम बोल सकते हैं नॉर्डिक कंट्रीज। राइट। तो ये आप इसमें स्वीडन देख लो, नीदरलैंड, इसको नॉर्डिक कंट्रीज आप बोल सकते हो। राइट। तो इनको नवाचार रैंकिंग में क्रमशः शीर्ष स्थानों पर है, यानी टॉप 5 रैंक में इन्हीं लोग हैं। स्विट्जरलैंड फर्स्ट में है, स्वीडन आप देख सकते हो सेकंड, अमेरिका थर्ड, ब्रिटेन 4 और नीदरलैंड 5th में। तो दक्षिण कोरिया रैंकिंग में पहली बार शीर्ष 10 देशों में शामिल हुआ है। अब ये तो हम लोगों ने समझा, लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि आखिर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो हम लोग बात कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ हम लोग फैक्ट जानते हैं। देखिए, अगर हम इसके बारे में बात करें, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन संयुक्त राष्ट्र की 15 विशिष्ट एजेंसियों में से एक है। राइट। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना करने वाले 1967 के सम्मेलन के लिए, 1967 सम्मेलन के लिए वीपो यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, उनको देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करके दुनिया भर में बौद्धिक संपदा को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए बनाया गया था। तो इसकी मुख्यालय कहाँ है? याद रखना है, जिनेवा में, जो कि कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है, ये याद रखना है आपको। साथ ही साथ एक चीज़ और है कि सीईओ इसको कौन है? फ्रांसीसी गुरी, जो कि 1 अक्टूबर 2008 से हैं। कब से हैं? 1 अक्टूबर 2008 से हैं। राइट। फॉर्मेशन कब हुआ था? 14 जुलाई। कब हुआ था? 14 जुलाई। आप ये ध्यान देना, 1967 में, जो कि 53 साल पहले हम लोग बोल सकते हैं। राइट। अब इसके मूल संगठन कौन से? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। स्थापना कब हुई तो मैंने बता दिया, संक्षिप्त नेम वीपो है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और जानना है कि अगला जो हमारा विश्व बैंक समूह, इसके बारे में भी थोड़ी डिटेल जानते हैं। देखिए, जब हम विश्व बैंक समूह की बात करते हैं, हमें मालूम होना चाहिए कि एक विशिष्ट संस्था है वर्ल्ड बैंक। इसका जो है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सदस्य राष्ट्रों का पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। विश्व बैंक समूह 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को वित्त और वित्तीय सलाह देता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और स्थापना 1944 में हुई थी। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाती है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो ये ध्यान देना है, 1944 में हुई थी। राइट। अब इसकी सिद्धांत क्या है? देखिए, सिद्धांत इसके यानी हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल्स, काम करने का जो है प्रिंसिपल्स, थीम भी आप इसको दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं। तो इसका जो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। राइट। तो स्थापना इसकी जुलाई 1944 में हुई थी, यानी आज के 76 वर्ष पहले हुई थी। राइट। अब यहाँ पे देखना है इसका प्रकार मौद्रिक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन है। वैधानिक स्थिति क्या है दोस्तों? संधि है, ये ध्यान देना है, संधि है इसका। साथ ही साथ मुख्यालय मैंने बता दिया यूएसए में है। सदस्यता 189 देश जो हैं इसमें क्या है? IBRD के अनुसार हैं, और 173 देश IDA हैं। तो प्रमुख लोग इसमें कौन कौन से हैं? देखिए, डेविड मालपास प्रेसिडेंट है इसके। अंशुला कांत CEO है, अंशुला कांत, याद रखना आप। अब इसका नाम वीडियो को स्टॉप करके लिख लेना। पेनी गोल्डस्बर्ग, जिसको बोल सकते हैं पेनी गोल्डस्बर्ग, मुख्य अर्थशास्त्री हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट। कार्मेन रेहार्ट एक है, मुख्य अर्थशास्त्री, 15 जून 2020 से हैं।
पैतृक संगठन विश्व बैंक समूह है। अब यहाँ पे देखना है कि जो अगर मैं बात करूँ थोड़ी सी और डिटेल इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना एक साथ वर्ष 1944 में कहाँ हुई थी? अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। इसको आप क्लास 10 में भी पढ़ सकते हो, एक चैप्टर में है, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में। ये दोनों संस्थाएं ब्रेटन वुड्स की संस्था है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन यानी यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस के रूप में जाना जाता है। इसको 22 जुलाई 1944 तक 14 देशों के प्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल हुए थे। कितने? 14 मैं बोल रहा हूँ 44 देशों का। इसका तत्कालीन उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध और विश्वव्यापी संकट से जूझ रहे देशों की मदद करना था। तो अंतर्राष्ट्रीय जो है पुनर्निर्माण और विकास बैंक को ही विश्व बैंक कहा जाता है, ये याद रखना, क्योंकि इसका पुराना नाम भी पूछा जा सकता है। तो इसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी मैंने बता दिया वाशिंगटन डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में है। विश्व बैंक में संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक अहम संस्था है विश्व बैंक, और यह कई संस्थाओं का समूह है। याद रखना है, विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक अहम संस्था है। क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस आ सकती है, इसीलिए इसे विश्व बैंक समूह वर्ल्ड बैंक ग्रुप भी कहा जाता है। वर्तमान में विश्व बैंक में कितने देश हैं? 189। 191 में मत पढ़ना, कहीं कहीं लिखा होता है। विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी भी देश को पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का, यह ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य बनना जरूरी होता है, राइट। तो इतना इसमें नॉलेज काफ़ी था, लेकिन मैं आपको बता दूं विश्व बैंक समूह में शामिल संस्थान कौन कौन से हैं। देखिए, विश्व बैंक समूह निम्नलिखित 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को आर्थिक, वित्तीय सहायता और वित्तीय सलाह देता है। पहला कौन सा है? मैंने बता दिया, पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसके स्थापना यानी IBRD, जो कि मैंने शुरू में बोला था IBRD, तो IBRD की स्थापना 1944 में हुई थी, ध्यान देना है। और इसमें वर्तमान 189 देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, इसकी स्थापना कब हुई थी? रोक कर लिख लेना सारे का डेट, ठीक है, 1956 में हुआ था इसका। और इसमें स्थापित IFC यानी 184 देश सदस्य देश के स्वामित्व में है, राइट, जो कि सामूहिक रूप से नीतियों को निर्धारित करता है, पॉलिसी बनाते हैं। यह 100 से अधिक विकासशील देशों में उभरते बाजारों में कंपनियों और वित्तीय संस्थानों को रोजगार सृजित करने, कर राजस्व जुटाने, कॉरपोरेट प्रशासन और पर्यावरण जो है प्रदर्शन में सुधार करने तथा उनके स्थानीय समुदायों में योगदान करने में सहायता होते हैं। तीसरी जो है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी IDA, मैंने अभी तुरंत नाम लिया IDA। कहाँ नाम लिया था मैंने IDA? तो IDA मैंने नाम लिया था कि 189 देश IBRD के अनुसार हैं, 173 देश IDA के अनुसार हैं, राइट। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि इसकी स्थापना 1960 में हुई थी, 1960, ये ध्यान देना है। और वर्तमान में इसमें 173 देश हैं। विश्व बैंक का हिस्सा है जो गरीब देशों को मदद करता है। अगला, निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, यानी इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ICSID, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और यह जो ICSID जो है अभी समय एक बहुपक्षीय संधि है, याद रखना है। अगली 5वीं जो है बहुपक्षीय निवेश गारंटी, जिसको हम बोल सकते हैं एजेंसी, यानी मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, MIGA, यानी मीगा भी आप इसको पढ़ सकते हो, राइट। अब इसके बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। 22 अप्रैल 1988 को विश्व बैंक समूह के नए सदस्य के रूप में मीगा की स्थापना हुई थी, राइट। इसमें अभी तक 179 देश हैं, राइट। तो ये चीज़ आप देख लेना, इससे ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन विश्व बैंक समूह और भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत ब्रिटेन वुड्स में किए गए समझौते के मूल हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक था, जिसने इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और जिसको IBRD और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की स्थापना की। मैं यहाँ पे वर्ल्ड बैंक और इंडिया के बीच की रिलेशन की बात कर रहा हूँ, राइट। अब समझना है कि भारत वर्ष 1956 में IFC, राइट, और 1960 में IDA के संस्थापक सदस्यों में शामिल था,
राइट, यानी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और जिसको हम बोल सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के संस्थापक सदस्यों में शामिल था। तो भारत जनवरी वर्ष 1994 यानी जनवरी वर्ष 1994 में माइगा का सदस्य बना, राइट, MIG यानी बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी का, राइट। लेकिन भारत ICSID का सदस्य नहीं है, ध्यान रखना है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये तो हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया। अब अगला जो है हम यहाँ पे देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये भी हमारे लिए जानना ज़रूरी है। देखिए, जब हम इसमें मैं उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट बताता हूँ जो कि आ सकती है। देखिए, ये एक बिजनेस ओरिएंटेड अमेरिकन लॉबिंग ग्रुप है, समझ में आ रहा है आपको। अब इसमें क्या है कि मैं अगर बात करूँ लीगल स्टेटस इसका है 501, एग्जाम में पूछा जा सकता है C6। तो कुछ लोग क्या करते हैं 501 D यहाँ दिया होता है और 6 दिया होता है, लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। सिर्फ इतना ही याद रखना है इसका लीगल स्टेटस, ठीक है। मेथड इसका क्या है, पॉलिटिकल लॉबिंग यानी पब्लिक रिलेशन इसका मेन जो है। इसका अगर हम बात करें मेथड, एम्प्लॉयज़ कितने हैं 2015 के अनुसार 470। हालांकि ये पूछा नहीं जाता है लेकिन फिर भी आपको याद रखना क्योंकि ये टॉप एम्प्लॉयज़ की बात हो रही है। प्रेसिडेंट कौन है, सुजैन P क्लार्क। सुजैन याद रखना, SUZANN, सुजैन P, फिर इसके बाद क्लार्क, ये लिख लेना, ठीक है। अब अगला पॉइंट में हम लोग चलते हैं जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है। देखिए, कुछ लोगों के माइंड में होता है कि विश्व आर्थिक मंच किसकी मदद करता है, तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर कुछ डिटेल्स में हम लोग चर्चा करेंगे, राइट। यानी विश्व वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, राइट। तो विश्व आर्थिक फोरम जो कि स्विट्जरलैंड में एक गैर लाभकारी संस्था है। अब स्विट्जरलैंड के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। देखिए, स्विट्जरलैंड मध्य यूरोप का क्या है, एक का हम अगर बात करें एक देश है, क्या है, मध्य यूरोप का एक देश है और इसकी 60% सरजमीन यानी जो ज़मीन है एल्प्स पहाड़ों से ढकी हुई है, राइट। सो इस देश में बहुत सी खूबसूरत पर्वत, गांव, सरोवर, झील और चारागाह हैं। तो स्विस लोगों का जीवन स्तर दुनिया में सबसे ऊंची जीवन स्तरों में से एक है। स्विस की घड़ियाँ, चीज़, चॉकलेट बहुत मशहूर है दोस्तों। इसका मुख्यालय जनेवा में है, राइट। तो अगर हम जनेवा की बात करते हैं, ये फ्रांस से सटा हुआ है, इसकी राजभाषा फ्रांसीसी है। ये शहर जनेवा सरोवर के किनारे बसा है, राइट। ये यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ के कई निकायों के कार्यालय, यहाँ पर IMF का मुख्यालय। एक पॉइंट मैं बोलना चाह रहा था, मैं यहाँ पे बहुत सारी डेलिब्रेट जिसको बोल सकते हैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। चीज़ों को लिखना संभव नहीं होता है। आप क्या करो, इसको आप रोक रोक लिख लो, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको यहाँ पे मेंशन करूँ। देखिए, स्विस अधिकारियों द्वारा इसे एक निजी सार्वजनिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। अब आप बोलोगे कि सर आप इतने लाइन बाय लाइन क्यों बता रहे हो, क्योंकि मैं वही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ जो कि एग्जामिनेशन में आती है, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। क्योंकि आपके क्वेश्चन UPPCS में स्टेटमेंट बेस्ड भी आते हैं, फैक्चुअल के अलावे कंसेप्चुअल भी आते हैं, तो हमें स्टेटमेंट बेस्ड समझना जरूरी हो जाता है। इसका मिशन विश्व के व्यवसाय, राजनीतिक, शैक्षिक और अन्य क्षेत्रों में अग्रणी लोगों को एक साथ लाकर वैश्विक, क्षेत्रीय, औद्योगिक दिशा तय करना है। इसके इतिहास थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। इस फोरम का स्थापना 1971 में यानी 1971 में यूरोपियन प्रबंधन के नाम से जेनेवा विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रोफेसर, याद रखना है किस विश्वविद्यालय, जेनेवा विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रोफेसर क्लास M स्वाब, जिसको बोल सकते हैं, द्वारा की गई थी। तो उस वर्ष यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन प्रौद्योगिकी संगठन के सौजन्य से इस संगठन की पहली बैठक हुई थी। इसमें प्रोफेसर स्वाब ने यूरोपीय व्यवसाय के, याद रखना है, 444 अधिकारियों को अमेरिकी प्रबंधन प्रथाओं से अवगत करवाया था, राइट। अब देखना, इसके स्थापना 1971 मैंने बता दिया। प्रकार कैसा है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी गैर लाभ जो है संगठन है। वैज्ञानिक स्थिति फाउंडेशन है। मुख्यालय कोलोग्री स्विट्जरलैंड में है। कोलोग्री आपको याद रखना है, मैं लिख देता हूँ। कोलोग्री कहाँ पे है, आप ये ध्यान देना, स्विट्जरलैंड में। अब इसके क्षेत्र विश्वव्यापी है। CEO कौन है, क्लास ओम स्वाब, मैंने बता दिया आपको। अब ध्यान देना है कि इसमें एक पॉइंट आता है कि 1900 अगर मैं बात करूँ 88 में ग्रीस और तुर्की ने यहीं पर आपसी युद्ध को टालने का ऐलान किया था। 1992 में रंगभेद नीति को पीछे रखते हुए तत्कालीन दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, याद रखना है, जिन्होंने
रंगभेद नीति के विरोध में जीवन पर्यंत संघर्ष किया था, पहली बार सार्वजनिक रूप से एक साथ देखे गए थे। तो 1994 में इजराइल और पैलेस्टाइन ने भी आपसी सहमति से मसौदे पर मुहर लगाई थी। अब बात आती है थोड़ी सी कि नेल्सन मंडेला के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, नेल्सन मंडेला यानी इनका नाम क्या है, नेल्सन रोहिल हल्ला मंडेला, दक्षिणी अफ्रीका के प्रथम अश्वेत भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने से पूर्व वे दक्षिण अफ्रीका में सदियों से चल रहे रंगभेद का विरोध करने वाले अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस, रिमेंबर दिस पॉइंट, और इसके सशस्त्र गुट उमखोते जिसको बोल सकते हैं, वो सिजोवे के अध्यक्ष रहे। उमखोते वे सिजोवे के अध्यक्ष रहे। एक ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी। रंगभेद विरोधी संघर्ष के कारण उन्होंने 27 वर्ष रोबेन एक द्वीप है, के कारागार में बिताई थी। अब ये तो हम लोगों ने ध्यान ले लिया इसके बारे में। देखिए, अनुसंधान रिपोर्ट के बारे में चर्चा करते हैं। यह संस्था प्रबंध मंडल की भी भूमिका निभाता और अपने द्वारा किए गए अनुसंधानों पर आधारित रिपोर्ट भी प्रस्तुत करता है। अगली चीज, 2002 में विश्व स्वास्थ्य पहल के अंतर्गत इस संस्था ने, यानी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंतर्गत इस संस्था ने सार्वजनिक निजी क्षेत्रों में सहयोग से HIV, एड्स, ट्यूबरक्लोसिस और मलेरिया जैसे बीमारियों को दूर करने की पहली कोशिश की। और विश्व शिक्षा पहल के अंतर्गत भारत और मिस्र और जॉर्डन के सरकारों सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी का मिलन करवाकर कंप्यूटर और लर्निंग का विस्तार का बीड़ा उठाया था। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब जाते जाते हम लोग कुछ एक आउटलुक ले लेते हैं कि इंडिया का रैंकिंग डिफरेंट इंडेसिस में क्या है। देखिए, OS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के अनुसार अगर मैं बात करूं, जिसको क्वाक्रिल सिमंड्स जो है इंडेक्स रिलीज करती है, 172 पोजीशन आया था। पहली पोजीशन किसकी है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT USA में जो है, राइट। द इमर्जिंग इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 के टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा इंडेक्स रिलीज किया जाता है। इसका रैंक इंडिया का कितना था, 16। और त्सुंगा यूनिवर्सिटी यानी हम जिसको बोल सकते हैं सांगहुआ यूनिवर्सिटी, चाइना का फर्स्ट रैंक था। वर्ल्ड कम्पिटिटिव इंडेक्स 2020 में किसको रिलीज करता है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट यानी IMD और वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस सेंटर यानी IMD, लिख लेना आप इसको। और मैं इसको इसलिए जल्दी जल्दी लेकर चल रहा हूँ कि अगर मैं एक चीज़ को लिखूँ काफ़ी समय आपका लगेगा और एग्जामिनेशन भी नज़दीक है। इसको 43rd रैंक मिला था इंडिया को 2020 में, और ये फर्स्ट में कौन था, सिंगापुर, राइट। ये ध्यान देना है आपको। अगली जो हमारी पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेचर इंडेक्स 12वां रैंक इंडिया को मिला। इसको रिलीज़ करने वाला भी संस्था इसमें आपको जिसको हम बोल सकते हैं नहीं है, जिसको हम बोल सकते हैं, लेकिन नेचर इंडेक्स में 2020 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका टॉप किया। लेकिन मैं आपको फिर भी बताता हूँ कि नेचर इंडेक्स वर्ल्ड के 82 सबसे टॉप जो साइंटिस्ट होते हैं, राइट, जो कि जो डेटाबेस तैयार होता है नेचर रिसर्च के द्वारा, जिसमें 82 हाईली क्वालिटी साइंस जो जनरल्स होते हैं, जर्नलिस्ट, वो करते हैं इंडिपेंडेंटली, राइट। ये चीज़ आप इस चीज़ का थोड़ा ध्यान देना। और मैं एक दो और पॉइंट बताता हूँ जो कि आपके लिए एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। हालांकि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी टॉप किया नहीं, USA में अगर मैं बात करूँ। और इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में याले यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी इसको रिलीज़ करती है। याले याद रखना है, 168 रैंक इंडिया को मिला है, डेनमार्क टॉप किया है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करती है, 74 रैंक इंडिया को मिला, स्वीडन टॉप किया। तो ये सारे कुछ रिपोर्ट्स जो कि आपको जानना है। ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया को 51st मिला, नॉर्वे टॉप किया। EIU यानी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इसको क्या करती है, रिलीज करती है। तो और भी इंडेक्सेस में लेकर आऊँगा जिसमें पूरे डेलिबरेटली मैं समझाऊँगा। इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।